हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं और इस किताब के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, जिसमें से पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, तो दूसरा चैप्टर मुगल साम्राज्य का पतन, तीसरा नवीन राज्यों का उदय और चौथा मराठा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये चारों टॉपिक अगर आप में लोगों ने वीडियो देखा होगा तो निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। और इसके बाद आज मैं एक अगला टॉपिक जिसे पांचवा चैप्टर 5 कहते हैं और अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह इसके अंतर्गत हम मूल रूप से 6 सब हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यह वीडियो या ये कंसेप्ट आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक होगा, खासकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और यहाँ तक कि अगर आप में से कोई व्यक्ति बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी प्री में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे भी अनुभव है पिछले 4-5 प्री देने का। तो इस प्रकार से मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जितना भी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, निश्चित तौर पे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। और अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी और उस सफलता तक यानी आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका मेंटर स्टडी पॉइंट भी पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत की। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 और उसके बाद टॉपिक जो है भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव। कहने का उद्देश्य ये है कि भारत में ब्रिटिश जो राज था, जो भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हुआ, उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। क्या हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए या हमारे उद्योग धंधे विकसित हो गए। अगर हमारे यहाँ उद्योग विकसित हुआ तो उसका भारत को कितना लाभ हुआ और अंग्रेज को कितना लाभ हुआ, ये सब सारी हेडिंग्स हमें पढ़नी है। और इसी के अंतर्गत हम मूल रूप से 5 चरणों में बात करेंगे और 5-6 चरणों की बात करेंगे। इसके तहत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, यानी उपनिवेशवाद होता क्या है और उसका क्या क्या चरण था भारत में, उसकी हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था, यानी भारत में अंग्रेजों ने कैसे अपनी भू व्यवस्था रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 3 सिस्टम जो था, जिसे एक को हम लोग स्थानीय बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी के नाम से जानते हैं। दूसरा रैयतवाड़ी पढ़ेंगे और तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 चीजें हम पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होगा भारतीय दस्तकार का विनाश, यानी भारत में जो हाथों से वस्तु जो बनाई जा रही थी, उसे कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे विनाश कर दिया, यानी खत्म कर दिया और उसके स्थान पर अपने मशीन द्वारा बनाए गए वस्तु को लाया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संपत्ति का पलायन, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को इंग्लैंड ले जाने की कोशिश की और लेकर भी गए। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, कि कैसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यहाँ की कृषि पर बल भी दिया और उस कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी उसको एक इंटरनेशनल मार्केटिंग किया और यहाँ से बाहर की जगहों पर ले जाने का प्रयास किया।
ठीक है। और चौथा पढ़ेंगे कि उसी के फायदे के लिए कैसे उन लोगों ने तीसरे चरण में आधुनिक उद्योगों का भारत में विकास किया। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप पूरी वीडियो भारत में ब्रिटिश राज्य आर्थिक प्रभाव का देखेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे एक नया कंसेप्ट दिखाई देगा और एक अच्छी रणनीति दिखाई देगी कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में पहले व्यापारी के रूप में आकर के और धीरे धीरे शासन करते हुए लगभग 200 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। उसके पीछे उनका उद्देश्य और उनकी रणनीति या नीति क्या थी, ये पूरी तरह से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आर्थिक प्रभाव क्या होता है ये भी बताने का मैं प्रयास करूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। और अभी तक अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे उससे मैं बेहतर पढ़ाऊंगा और आपको एक नया अवधारणा विकसित करूंगा कि आर्थिक प्रभाव का उद्देश्य होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। हमने 5-6 सब हेडिंग को डिस्कस किया। इसमें से हम सबसे पहले अगर बात करेंगे उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण की चर्चा करते हुए हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि परिचय हम लोग थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य यहाँ के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके उसे ब्रिटेन के लिए अधिकाधिक लाभप्रद बनाना था। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था कि यहाँ का जो भी संसाधन है, जो भी यहाँ पे चीजें हैं, वो हमारा कच्चा माल हो या पक्का माल हो, ठीक है, कृषि का संसाधन हो या लोहे का संसाधन हो, उस पर अधिक से अधिक दोहन करना उसका, यानी उसको अपने लिए काम करना, अपने लिए यूज करना और उसे ब्रिटेन के लिए लाभप्रद बनाना कि उसका ब्रिटेन में क्या फायदा हो सकता है, ये उनका उद्देश्य था। और दूसरा, भारत के ऊपर ब्रिटिश दबदबा को मजबूत करना कि यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करके यहाँ के संसाधनों का दोहन करना और दोहन करके इंग्लैंड लेकर के जाना इनका पहला उद्देश्य था। भारत में ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभाव को हम लोग निम्न रूपों में समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने भारत में अपने प्रभाव को डालने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए। तो अब हम लोग दोस्तों बात करें, छोटा सा मैंने कंसेप्ट बताया कि भारत में अगर अंग्रेज आए थे तो व्यापारी के रूप में आए थे और उस व्यापारी के अंतर्गत उनका मूल उद्देश्य क्या था कि यहाँ के संसाधनों का अधिक से अधिक हम दोहन करें, इस्तेमाल करें और उसका प्रयोग ब्रिटेन के लिए हम कैसे कर पाएं, ये उनका प्राथमिक उद्देश्य था। और इसी के तहत उनका पहला चरण की शुरुआत होती है। तो हम अब बात कर रहे हैं आप लोगों को उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। उपनिवेशवाद का मतलब होता है, वाद अगर किसी भी शब्द में जुड़ जाए ना तो उसका मतलब होता है विचारधारा। जैसे हम कहते हैं ना लेनिनवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, ठीक है, औद्योगिकवाद, तो ऐसे शब्द जब जुड़ जाते हैं लास्ट में वाद तो उसका मतलब होता है उस चीज से जुड़ा हुआ उसका विचारधारा। जैसे गांधीवाद की बात करें अगर हम तो गांधी जी की विचारधारा, लेनिनवाद की बात करें तो लेनिन की विचारधारा, पूंजीवाद की बात करें तो पूंजी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट उसका विचारधारा। तो यहाँ उपनिवेशवाद का मतलब है कि उपनिवेश से जुड़ा हुआ विचारधारा इसका क्या हो सकता था। और उपनिवेश का मतलब होता है उपनिवेश, यानी किसी के ऊपर निवेश करना, यानी उसके अंदर इन्वेस्ट करना। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें या आपको, आपके माता पिता या मेरे माता पिता अगर मुझे पढ़ा रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे भविष्य के लिए वो हमें निवेश कर रहे हैं ताकि हम बेहतर बन करके उन्हें आगे क्या करेंगे, एक सुख चैन की जिंदगी देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, हमारे ऊपर निवेश करते हैं, इसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। अब ये उपनिवेश की प्रक्रिया, सबसे पहले उपनिवेश की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई देश किसी देश के में जाता है तो पहले तो वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, अपने यूज करने का प्रयास करता है अपने देश के लिए। और जब देखता है कि धीरे धीरे मैं इसका इस्तेमाल करने लगता हूँ, अच्छी तरह से पकड़ हो जाती है, तो वहाँ पर अपनी नीतियों को लागू करने लगता है, सरकार को स्थापित कर देता है, जिसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। वो अपना एक साम्राज्य का हिस्सा उसको बना देता है, यानी कई उसके और भी हिस्से होते हैं, उसी में से एक हिस्सा उसका ये भी देश बन जाता है। जिससे भारत पहले उपनिवेशवाद के रूप में रहा, बाद में अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के नियम के अंतर्गत आ गया। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको समझ में आ गया कि साम्राज्यवाद के पहले की प्रक्रिया उपनिवेशवाद होती है, यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, फिर साम्राज्यवाद आता है, फिर आर्थिक साम्राज्यवाद की शुरुआत हो जाती है। अब इस उपनिवेशवाद के 3 चरण थे भारत में। ये अब ध्यान से समझिएगा कि जब भारत में आए अंग्रेज, जब स्थापित किए, तो उसके 3 चरण को हम लोग पढ़ते हैं। पहला चरण जिसे हम लोग वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं, यानी यहाँ पे वाणिज्य यानी व्यापार को डेवलप करने का उन्होंने प्रयास किया, जो 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद की बात होती है, यानी उद्योग को स्थापित करने की बात होती है, जो 1813 से लेकर 1857 तक। और फिर आता है वित्तीय पूंजीवाद, यानी पैसा इन्वेस्ट लगाना और निकालने की बात 1858 से 1947 तक। यानी अंग्रेज इस 3 चरणों के माध्यम से क्या करते हैं, लूटने का प्रयास भारत को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 चरण हमें याद रखना है। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, और इसी में तीसरा वित्तीय पूंजीवाद आता है, जो हम लोग आगे एक एक करके समझने का पहले प्रयास करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सी इसकी भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि साम्राज्यवाद से पहले की अवस्था को विद्वानों ने उपनिवेशवाद की संज्ञा दी, यानी साम्राज्यवाद से पहले जो अवस्था होती है किसी भी देश में, किसी देश के द्वारा, तो उसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन द्वारा हर प्रकार के लाभ कमाना, यानी अगर कोई विदेशी क्षेत्र है जैसे भारत है और किसी दूसरे देश में जा करके वहां से हर प्रकार से अपने लिए लाभ के लिए काम करता है, तो उसे हम पहले उपनिवेशवाद कहेंगे। और फिर वहां रह करके जब शासन करने लगता है तो उसे हम अपना साम्राज्यवाद कहेंगे, कि मेरे साम्राज्य का वो एक हिस्सा बन गया। ठीक है, तो एक विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन द्वारा हर प्रकार के लाभ कमाना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा अपने हित में चलाए गए कार्यक्रम, जो अपने फायदे के लिए कार्यक्रम और नीतियां ही उपनिवेशवाद के शोषण का कारण बनती है। कि वो शोषण कैसे करती है, तो जो भी काम करती है वो उस देश के लिए नहीं, वो अपने फायदे को ध्यान में रखकर जब करती है तो उसे हम शोषण की नीति कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को एक चीज यहाँ याद रखिएगा। रजनी पाम दत्त एक व्यक्ति थे, उनकी एक किताब है जिसका नाम है आज का भारत, कई बार पूछा जाता है, और इसमें उन्होंने चर्चा किया है इसके बारे में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पहला चरण, जिसका कहते हैं प्रथम चरण, यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवस्था को। ये क्या था, ये हमने अभी पढ़ा कि ये शुरू 57 से लेकर 1813 ईस्वी तक चला था। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 ईस्वी में हुई थी, जब कंपनी ने पलासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से चरण हुई वाणिज्यिकवाद की प्रक्रिया की शुरुआत हुई जब भारत में पलासी का युद्ध जो 1757 का हुआ, और मैंने पहले ही बताया है कि पलासी का युद्ध भारत के एक निर्णायक मोड़ था, जहां से अंग्रेजों की नीति को प्रारंभ मिलता है उपनिवेशवाद की। इस समय कंपनी के 2 उद्देश्य थे। जब भारत में पलासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों की भारत में 2 मात्र उद्देश्य था। 2 तरह के उद्देश्यों से वो अंग्रेज का भारत में काम करना शुरू किया। युद्ध जीतने के बाद पहला उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, यानी भारत में केवल और केवल एक अंग्रेज का ही एकाधिकार हो, ये कायम करना था। यानी भारत में जो अन्य कंपनियां थी, जैसे मान लीजिए आपने देखा, हमने पढ़ाया है कि डच ईस्ट इंडिया भी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाली थी, डेनिश थे। इन सारे लोगों को भारतीय बाजार से बाहर निकालना और इन बाजार पर केवल अपना अधिकार करना अंग्रेजों की पहली नीति थी यहाँ पर, यानी पहला उद्देश्य था। वही कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, यानी केवल और केवल किसका अधिकार हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज का अधिकार हो। और इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पहले को उन्होंने भारत से सारे कंपनियों को निकालने का प्रयास किया। युद्ध भी हुआ, आपने देखा भी, कई सारे युद्ध भी हुए और हमने इसे पढ़ भी लिया है। ठीक, तो ये काम किया। उसके बाद दूसरा इनका जो उद्देश्य था कि भारत की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, यानी यहाँ जो राज्य चल रहा है, जो यहाँ पे शासन करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अंग्रेजी कंपनी का शासन स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार करना, यानी यहाँ के शासन पर स्थापित करना, और उसके बाद यहाँ का जो रेवेन्यू है, टैक्स है, भू राजस्व है, उस राजस्व पर एकाधिकार करना। और इसमें कामयाबी उनको कब मिलती है, तो इसमें उन्हें कामयाबी मिलती है पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो जाता है। ठीक,
और आपको मैंने बताया है कि इसी पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि भी हुई थी, और उसी इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी, उसी इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। और उस अधिकार अधिकार मिलने के बाद यहाँ पर वो लोग क्या करने लगे, राजस्व वसूलने लगे और बड़ी ही लूटपाट की स्थिति को अपनाया। और ये ही उनका दूसरा उद्देश्य था यहाँ पर अंग्रेजों का, कि आपने पढ़ा ना कि राजस्व पर एकाधिकार करना, तो कम से कम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के तो राजस्व पर उन्होंने अधिकार कर ही लिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों को जीतते चले गए और वहाँ के राजस्व पर अधिकार करते चले गए, और ठीक 100 साल बाद उन्होंने भारत में पूर्ण रूप से शासन करना आरंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक यहीं पे व्यक्ति हैं के.एम. पनिकर। इन्होंने लिखा है कि 1765 से लेकर के 72 के काल को डाकू राज्य कहा जाता है। यानी 65 जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद से लेकर के 72, जो मैंने बताया कि इस प्रक्रिया को हम लोग द्वैध शासन के नाम से जानते हैं, ये भारत में डाकू राज्य कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों ने खूब जम करके लूटा, मतलब कह नहीं सकते कितना भारत को लूटने का प्रयास किया और तहस नहस करने की प्रक्रिया शुरू की। तो इस प्रकार से जब पलासी का युद्ध हुआ बाबू, और पलासी के युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए, तो उनका मात्र 2 ही उद्देश्य था यहाँ भारत में। एक तो अपने अधिकार को कायम करना, पूर्ण रूप से भारत पर व्यापारिक एकाधिकार कायम कर लेना, अन्य कंपनियों को भारत से निकाल देना, और दूसरा उद्देश्य था कि यहाँ के राजस्व पर एकाधिकार कर लिया जाए, ताकि यहाँ पे धीरे धीरे हम शासन स्थापित करने में सफल हो जाए, यानी व्यापार और राजस्व दोनों यहाँ पे हमारा कब्जा हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, प्रथम चरण में देखा। मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया, जितनी जरूरत है आपको, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब है कि हमें मेंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है तृतीय चरण, यानी तीसरा चरण, जिसे हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद की संज्ञा देते हैं। और ये औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत में मानी जाती है। यानी इस समय उद्योगों का डेवलप करने की बात होगी। तो वो उद्योग डेवलप होंगे कैसे, तो मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ आपको यहाँ पे समझने के लिए कि भारत में ये चरण की शुरुआत कैसे होती है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत में कैसे अंग्रेजों के संवैधानिक विकास हुए, यानी संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ना है, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और धीरे धीरे अपने संवैधानिक विकास की बात करती है। उसी संवैधानिक विकास के अंतर्गत 1813 ईस्वी में, यानी 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आता है। ये चार्टर एक्ट की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू होती है 1772 ईस्वी से, हर 20 साल पर आता है। तो उसी प्रक्रिया में 1813 में आया था, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और इस समय अंग्रेजों को यह अधिकार मिला था कि भारत में वो फ्री ऑफ कॉस्ट व्यापार कर सकते हैं, लंदन से भी। यानी उन्हें भारत में व्यापार करने का एक अधिकार था कि केवल और केवल कौन व्यक्ति इसमें भारत में व्यापार कर सकती है, या पूरब की तरफ, तो ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी है और इसके कुछ मालिक हैं। यानी अन्य कंपनियों को भारत में आकर के व्यापार करने का एकाधिकार यहाँ पे उनको नहीं मिला था। कब तक, 1813 से पहले तक केवल एक ही कंपनी को आने का था। अब ऐसी स्थिति में बाबू मैं एक चीज बता दूं आपको कि अंग्रेज यानी लंदन में उस समय, इस समय तक आते आते वहां पे बहुत पहले ही औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। यानी कहा जाता है कि 1760 और 60 और 50 के दशक में, 50 से 60 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगर इसे आपको पढ़ना है तो 11वीं क्लास के बुक में स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है, एक बार पढ़िएगा, या वेट कीजिए, मैं जब 11वीं क्लास का पढ़ाने का प्रयास पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो औद्योगिक क्रांति वहाँ पे 1750 के दशक में शुरू हुई थी, और वहाँ पर एक लंबा समय हो गया। लंबे समय तक आते आते इंग्लैंड में पूंजी का बहुत बड़ा भंडार खड़ा हो गया। जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी का भंडार खड़ा हो गया और वहाँ पे अब कोई इन्वेस्ट करने का जगह ही नहीं रहा कि उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें। बात समझिएगा ध्यान से कि पैसा इन्वेस्ट करें। तो दूसरी तरफ आपको पता है कि कभी भी गवर्नमेंट जो चलती है वो उद्योगपति से ही चलती है, उद्योगपति ही गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो वैसे कंडीशन में इंग्लैंड की सरकार पर वहाँ के जो उद्योगपति थे ना, उनका दबाव बनने लगा कि आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार आपने दे रखा है ना, उसे समाप्त कर दीजिए, और हमें भी यानी अन्य कंपनियों को भी यूरोप से भारत जाने का इजाज़त दीजिए, ताकि हम वहाँ पे जा करके अपना व्यापार कर पाएँ।
ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की गवर्नमेंट पर वहां के पार्लियामेंट पे दबाव बनना शुरू हो गया था। तभी जाकर के एक लंबे अरसे के बाद वहां की सरकार ने कंपनी पर दबाव डाला और कहा कि अब ऐसा करते हैं कि अब 1813 के बाद अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करने आएगी, लेकिन उसमें एक शर्त दिया गया था कि उसमें कहा गया था कि भारत में चाय का जो व्यापार होगा ना, वो केवल ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी, पूर्वी देश और चीन के साथ उनका संबंध रहेगा। मतलब पूर्वी देश और चीन के साथ चाय का व्यापार अन्य कोई कंपनी नहीं करेगी, केवल कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का जो व्यापार होगा ना, वो व्यापार अन्य कंपनियों के लिए खोल दिया गया था और यहीं से भारत में अन्य कंपनियां भी इंग्लैंड से आनी शुरू हुई और तब जाकर के भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी पूंजी लगाने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाती है और वहां से लोग आकर के भारत में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और उसी पैसे से लगा करके यहाँ पे उद्योग स्थापित करते हैं और उद्योग स्थापित करके यहाँ की वस्तुओं को, जो इंग्लैंड में बड़ी डिमांड होती थी और इंग्लैंड में वहाँ की वस्तु कम और भारत की वस्तु ज़्यादा बिकती थी, सूती वस्त्र जो थी, उसको धीरे धीरे यहाँ पे नष्ट करने का प्रयास किया गया, ताकि अगर हम नष्ट कर देंगे तो जब सूती वस्त्र बनेगा ही नहीं इंडिया में तो लंदन में जाएगा नहीं, और जब लंदन में जाएगा नहीं तो वहाँ पे इसकी डिमांड होगी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इंग्लैंड में वहीं की ही वस्तु बिकेगी और वहाँ के जो कपड़े भी होंगे ना, वो भारत में ला करके बेचने में सहूलियत होगा और सस्ता भी मिलेगा, क्योंकि मशीन द्वारा बनाई गई है तो आसान किस्तों में बन जाती है। तो ये उनकी अंग्रेजों की नीति थी और इस नीति के माध्यम से उन्होंने भारत में पूंजीवाद के चरण को शुरू किया, जिसे हम लोग औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। तो पढ़ते हैं, थोड़ा बताते हैं। मैंने बाबू आपको ये कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। कह रहा है कि भारत के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में 1813 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष भारत के व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। मैंने कहने का मतलब, यहाँ तो हमने लिख दिया कि समाप्त होगा, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। अभी भी चाय का व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ था, जो 20 साल बाद 1833 में जाकर के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिख रहा है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और यहीं से औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया अध्याय आरंभ हो गया। यानी अब यहाँ पे उद्योग आने लगे, वहां से लोग पैसे ला करके भारत में उद्योग स्थापित करने लगे। अब होता क्या, भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी था, वो बाजार भी खोज रहे थे कि हम अपना सामान कहाँ बेचेंगे। तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी था और यहाँ पे सस्ता मजदूर भी उपलब्ध था, बस पैसा लगाना था और पैसे से पैसा कमाना था। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक नए शोषण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दिया और इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय चरण, यानी पूंजीवाद, यानी औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। कह रहा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750-60 के दशक में हो गई थी। भारत को औद्योगिक पूंजी के अनुकूल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? भारत को औद्योगिक पूंजी के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय शिल्प उद्योगों को नष्ट करना अंग्रेजों का उद्देश्य था। बताया ना मैंने कि यहाँ पे जो स्थानीय, जो लोकल जो उद्योग था, उसको वो लोग नष्ट करना चाहते थे। और जब इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भारतीय दस्तकारी का विनाश कैसे उन्होंने किया। तो शिल्प उद्योग जो लोकल था उसको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया और कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित करने की नीति अपनाई, ताकि यहाँ पे कृषि बनाएंगे हम लोग और उसी कृषि का क्या करेंगे, एक विश्व स्तर पर मार्केटिंग करेंगे और उससे हम पैसा कमाने का प्रयास करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त का यहाँ पे लागू किया, जिसका उनका मूल उद्देश्य था कि भारत में एक समर्थक वर्ग तैयार करना, जमींदारों को तैयार करना। यही वजह है कि यही जमींदार जो हैं 1857 की क्रांति में भारत का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया था। आगे बाबू मैं एक एक चीज बताते रहूंगा। तो भारत में अगर अस्थायी बंदोबस्त लागू करते हैं अंग्रेज, तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भारत में एक समर्थक वर्ग का तैयार करना। और रैयतवाड़ी का उद्देश्य था, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू करते हैं, उनका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा किसानों का शोषण करना। और अगर भारत में रेल का विकास करते हैं तो उसके पीछे भी उनका खुद का उद्देश्य था कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो कच्चा माल था उसको कैसे हम लोग पोर्ट यानी बंदरगाह तक पहुंचा पाएं और फिर वहां से हम इंग्लैंड लेकर जाएं और फिर इंग्लैंड से उस बंदरगाह तक लाएं और वहां से हम दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाकर के बेचने का प्रयास करें। ये उनका उद्देश्य था, क्योंकि सड़कें तो बहुत कम थी और संसाधन भी आने जाने का कम था। तो इसीलिए उन्होंने रेलवे का विकास करने का निर्णय लिया और रेलवे के विकास नहीं
भारत में तृतीय चरण की शुरुआत करता है, जिसको हम लोग वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं, यानी यहाँ पे अब पैसा लगाने की बात होने लगती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेज कैसे भारत को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अब आता है हमारे यहाँ तृतीय चरण, जिसे हम लोग वित्तीय पूंजीवाद यानी 1858 से 1947 की संज्ञा देते हैं। यानी यहाँ पे अब पैसा लगाना और तृतीय स्तर पे लगाना, यानी कहते हैं ना प्राथमिक द्वितीय तृतीय जो स्तर होता है उस पर काम करना ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि यहाँ पे पैसा लगा तो यहाँ पे लोगों को पैसा भी मिला। अब उस पैसे को कैसे हम अपने पास फिर से दोबारा ले लें, उसके लिए इन्होंने सर्विस की भी शुरुआत की यहाँ पे, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, अन्य लाइसेंसी सेक्टर हो गया। तो हमारे यहाँ बैंक में पैसा जमा कीजिए, फिर उससे हम पैसा कमाएंगे, तो आपको दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं और उसी से कमा भी रहे हैं। तो तृतीय चरण की शुरुआत होती है। देखिए पढ़ते हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि ब्रिटेन में औद्योगिक विकास एवं औपनिवेशिक बाजारों के शोषण के फलस्वरूप विशाल पूंजी जमा हो गई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में बहुत पैसा जमा हो गया। तो जब भी मैंने आपको बताया हमने कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा जमा हो गया था। सरकार अपनी व्यापारिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेल लाइनों का विकास आवश्यक समझ रही थी। यहाँ पे भारत में कराना कि व्यापारिक और प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति, व्यापारिक मतलब दूर दराज के चीजों को बंदरगाहों तक पहुंचाना, ये उनका व्यापारिक उद्देश्य था। और प्रशासन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे की जरूरत पड़ेगी, उसको भी पहुंचाना इनका एक उद्देश्य था, ताकि हम यहाँ के लोगों के ऊपर शासन आसानी से कर पाए। इसी के उद्देश्य से, इन्हीं उद्देश्यों से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन को बिछाना शुरू किया, रेलवे को चलाया। हालांकि रेलवे को उन्होंने अपने फायदे के लिए जरूर स्थापित किया, लेकिन बाद में चल करके उससे फायदा हमें भी हुआ और उन्हें भी हुआ। इसका उद्देश्य मूल यही था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने भारत में लाइनें बिछाई, रेल लाइनें। जब हम कहते हैं 1853 से रेल की शुरुआत हो जाती है। भारत में उद्योग स्थापित करना उनका उद्देश्य था, ताकि यहाँ के बाजार पर नियंत्रण भी स्थापित कर पाए। यहाँ के बाजार पर क्या करें? अपने सामान को बेचें और स्थापित करें, सस्ते मूल्य पर बेचें और यहाँ के चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए। फिर रेल निर्माण के बाद सर्वाधिक पूंजी चाय, कॉफी, मतलब इन क्षेत्रों में भी उन्होंने लगाया। रेल का निर्माण हुआ और तभी तो आप दूसरे दूसरे जगह से सामान लेके जाएंगे। तो चाय की खेती, कॉफी की खेती, रबड़ की खेती, नील की खेती के बागानों पर विकास में लगा दिया, बहुत पैसा लगाया। और फिर तो यहाँ से फिर चाय का निर्यात भी शुरू हुआ, रबड़ का भी निर्यात शुरू हुआ, नील का तो आप जानते ही हैं, नील विद्रोह भी होता है। और अन्य बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे पैदा किया उन्होंने और उसे अन्य देशों तक पहुँचाने का प्रयास किया और भारत का इस्तेमाल क्षेत्रों में करने लगे। यहाँ पे उपज करते थे, ले जाकर दूसरी जगह बेचते थे, प्रॉफिट अपने पास लंदन ले जाकर के रख लेते थे। इस प्रकार भारत में पूंजी निवेश करना उचित समझा गया और इस प्रकार भारत में पूंजीवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे पूंजी उन्होंने निवेश किया, उसका बेनिफिट कमाया और यहाँ से लेकर के लंदन वो गए। और इस प्रकार से हमने आपको बताया कि 3 चरणों के माध्यम से उन्होंने अपने पूर्ण उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को भारत में स्थापित करने की कोशिश की और पैसा कमाने का प्रयास किया और इसी के माध्यम से भारत की संपत्ति को बाहर लेकर गए। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका चैनल जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और आपका सपोर्ट हमें मिले और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं और आपके ज्ञान को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।